हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है एटमॉस्फेयर, उसका आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर एटमॉस्फेयर के ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाया है। ठीक है, जो सेकेंड चैप्टर था उसके ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाया, लेकिन वो पांचों वीडियो क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं है, वो पढ़ने वाला वीडियो है। ठीक है, पांचों वीडियो को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके मैंने बताया। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे सेकंड चैप्टर एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अब ये तो हो गया पढ़ने वाला वीडियो, लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मैंने आज तक नहीं डाला था। आज पहली बार मैं डाल रहा हूँ एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन ईयर वाइज से लिए गए हैं और जिसके आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा डाली है। ओके, तो अगर अब और एक बार, जब आप क्वेश्चन आंसर को जब आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट करें वीडियो पॉज करके। और एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें दिया है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और एक्सप्लेन करते करते काफी सारी बातें आपके जहन में आएंगी, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप, मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे एज यूजुअल एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू होता है 1 मार्क का। फर्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ हेट्रोस्फेयर इज। देखिए हेट्रोस्फेयर क्या होता है। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम लोग डिवाइड करने जाए एटमॉस्फेयर को, तो एटमॉस्फेयर का 2 पार्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन 2 पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। क्या क्या होता है? हेट्रोस्फेयर और दूसरा होता है होमोस्फेयर। ठीक है, एक तो होता है हेट्रोस्फेयर, दूसरा क्या होता है? होमोस्फेयर। अब होमोस्फेयर में, ठीक है, होमोस्फेयर में तो आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, जो भी है। हेट्रोस्फेयर में 4 लेयर है। हेट्रोस्फेयर का 4 लेयर है। हाइड्रोजन लेयर, हीलियम लेयर, एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर। क्वेश्चन ये पूछा है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ हेट्रोस्फेयर, यानी हेट्रोस्फेयर का सबसे ऊपरी लेयर कौन सा है इन चारों में से? हेट्रोस्फेयर का 4 लेयर होता है, ये चारों लेयर, इसमें से सबसे ऊपर लेयर कौन सा है? हम लोग जानते हैं ना एटमॉस्फेयर कितना दूर तक फैला हुआ है, 10,000 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है ट्रोपोस्फेयर से, ठीक है, खत्म का हो रहा है यहां पर एकदम 10,000 किलोमीटर तक। अब हेट्रोस्फेयर में ये 4 लेयर आता है, तो अब इन चारों में से सबसे ऊपर कौन है? देखिए सबसे नीचे है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर। इसका जो लेंथ है जमीन से 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, जो यहां से 200 से शुरू होकर 1100 तक जाता है। ठीक है, ऐसी मैं एक रफली बना रहा हूं। तीसरा जो ऊपर में है वो है हीलियम लेयर, जो यहां से यहां तक लगभग में फैला हुआ है, और सबसे ऊपर में है हाइड्रोजन लेयर। तो इसका आंसर होगा अपर मोस्ट लेयर कौन सा है? हाइड्रोजन लेयर, जो फैला हुआ है कहां तक? 10,000 किलोमीटर तक इसका लेंथ है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो 10,000 किलोमीटर तक इसका हाइट है। 3,500 से स्टार्ट होता है, 10,000 तक इसका हाइट जाता है। किसका? हाइड्रोजन लेयर। तो अगर क्वेश्चन आए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ हेट्रोस्फेयर, तो आप आंसर लिखोगे हाइड्रोजन लेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मास इज मेजर्ड। ह्यूमिडिटी, एयर मास का जो ह्यूमिडिटी है वो किस आला से, किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। थर्मामीटर को यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने में। बैरोमीटर को यूज किया जाता है एयर प्रेशर नापने में। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है एयर वेलोसिटी को नापने में। ठीक है, हवा का रफ्तार को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। आई होप समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, द मेटियोर्स दैट कम टुवर्ड्स द अर्थ गेट बर्न्ट इन द लेयर ऑफ। बोल रहा है मेटियोर्स जो आसमान से जमीन की तरफ आते हैं वो किस लेयर में आकर जल जाते हैं? किस लेयर में आकर जल जाते हैं? तो देखिए आसमान से जितने भी तरह के मेटियोर्स आते हैं, ठीक है, मेटियोर्स, वो आकर जल जाते हैं मेसोस्फेयर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टोर्नेडो द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इन यूएसए एज।
बोल रहा है कि टोर्नेडो जो एक बहुत ही ज्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है, एक डिस्ट्रक्टिव टाइप का मतलब बहुत ही ज्यादा तबाही लाने वाला साइक्लोन है, उसको यूएसए में क्या कहा जाता है? दुनिया में तो ये तबाही लाता ही है, अब हर देश में इसका नाम अलग है, हर देश में अलग नाम होता है इसका टोर्नेडो का। तो यूएसए में इसका क्या नाम है? यूएसए में इसका नाम है ट्विस्टर। ठीक है, टोर्नेडो को यूएसए में ट्विस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम इन। देखिए इसका आप इस क्वेश्चन का आप मतलब ठीक से समझ लिए। बोल रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम। अच्छा, रेंज का मतलब क्या होता है पहले आप इसको समझ लिए। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ये रेंज का मतलब होता है। यहां बोल रहा है कि इसमें से कौन से एक एरिया में, ये चार एरिया आपको दिखाया जा रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन और स्टेपी क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, यानी पूरे साल में एनुअल अगर हम रेंज ऑफ टेम्परेचर देखें, ठीक है, यानी टेम्परेचर को अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम करके देखें तो इसमें से कौन से एरिया में सबसे हमको कम मतलब मिनिमम हमको देखने को मिलेगा? देखिए सबसे मिनिमम हमको देखने को मिलेगा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ना कि सूरज का जो किरण है, सन रेज जो है, वो इक्वेटोरियल रीजन, कहाँ, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में वर्टिकल पड़ता है। वर्टिकल पड़ने की वजह से क्या होता है, यहां पर साल भर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, अब क्या होगा कि दिन का टाइम में मान लीजिए टेम्परेचर होगा 37 या 40, मान लेते हैं 37 ही रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए दिन का टाइम में है टेम्परेचर 37 और रात का टाइम में टेम्परेचर हो जाता है 30। तो अगर हम लोग इसको रेंज निकाले, यानी कि अगर हम लोग इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 7। तो रेंज का मतलब ही होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो समझ में आ रहा है कि सबसे कम हमको कहां देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में, क्योंकि यहां पर मौसम में बहुत ज्यादा का फर्क देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी डेजर्टिक क्लाइमेटिक रीजन में है, डेजर्टिक क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, मतलब रेगिस्तानी इलाका, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे दिन में टेम्परेचर चल जाएगा 50 डिग्री। बहुत ज्यादा गर्मी रहती है ना, रेगिस्तानी इलाका का खासियत ही यही है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, रात में बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। तो दिन में मान लीजिए वहां पे टेम्परेचर चल गया 50 डिग्री और रात में इतना ठंडा है कि आप बिना ब्लैंकेट के सो ही नहीं पाओगे। तो दिन में है 50 और रात में हो जाएगा 5, तो पता चला डिफरेंस कितना का आ गया, 45 का। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मैक्सिमम इन, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कहां पर है, तो आप बोलोगे हॉट डेजर्टिक क्लाइमेटिक रीजन, है ना। डेजर्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, जबकि मिनिमम कहां होता है, मिनिमम होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है दिन और रात में। ठीक है, अगर दिन और रात में अगर बहुत ज्यादा अगर फर्क देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम रहेगा। अगर ज्यादा फर्क नहीं देखा जा रहा है कि हाँ जैसा दिन में था थोड़ा सा का फर्क है, रात में उससे थोड़ा सा कम है, तो वो मिनिमम की गिनती में आएगा ना, जाहिर सी बात है। तो सबसे मिनिमम कहाँ होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे मिनिमम कहां पर होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोल्ड लोकल विंड दैट ब्लोज इन रोन वैली ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक कोल्ड लोकल विंड है, ठीक है, ठंडा लोकल विंड है एक, वो फ्रांस में चलता है। ठीक है, उसको मतलब उसको क्या कहते हैं, कोल्ड लोकल विंड दैट ब्लोज इन रोन वैली, फ्रांस का रोन वैली में चलता है, उसको वहां पर क्या कहते हैं, फ्रांस में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिस्ट्रल। ठीक है, यानी फ्रांस में जो एक कोल्ड लोकल विंड वहां पर चलती है, मतलब लोकल मतलब वहीं का है ना, लोकल का मतलब क्या होता है, उस जगह पर चलने वाली हवाएं। तो फ्रांस में, फ्रांस के रोन वैली में, ठीक है, रोन वैली जो कि फ्रांस में है, वहां पे कोल्ड लोकल विंड चलता है, उसको उसका नाम क्या था, उसका नाम है मिस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 7, हॉर्स लैटिट्यूड इज लोकेटेड एट। बोल रहा है हॉर्स लैटिट्यूड कहां पर होता है। देखिए ये मान लीजिए एक अर्थ का मैंने एक रफली एक मैप बनाया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग जानते हैं ना, ये क्या है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर कितना डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब देखिए इक्वेटर का ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, इस ये वाला ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला को क्या कहा जाता है, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जानते हैं ना, यहां से पहले तो यह आता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों तरफ रहता है, 3 हो गया। दुनिया में 7 प्रेशर बेल्ट है। फिर देखिए, फिर यहां पर आ जाता है पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट।
तो यहाँ पे भी एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आएगा। और ये जो आखिरी बच जाता है इसको बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है ना, ये देख रहे हैं, ये जीरो का ऊपर ये जो एक लाइन है, जीरो का ऊपर ये जो एक लाइन है, ये इसको बोलते हैं, ये रहता है हमारा 30 to 35, है ना, 30 to 5 नॉर्थ एंड साउथ में। मतलब 30 to 35 नॉर्थ में भी रहेगा और साउथ में भी रहेगा। ऊपर वाले को नॉर्थ कहा जाता है, नीचे वाले को साउथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 30 to 35 पे रहता है वो होता है हॉर्स लैटिट्यूड, और ये होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड कहां पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन। डेली का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कहां पर देखा जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया, वो देखा जाता है हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन में। क्यों? क्योंकि हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन में टेम्परेचर में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात में बहुत ज्यादा ठंड। जैसे दिन में गर्मी हो जाएगा 50 डिग्री और रात में ठंड हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री, तो पता चला डिफरेंस निकल गया 45 डिग्री का। यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है ना। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, रात में बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब एक समान हमको क्लाइमेट देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर इज। बोल रहा है कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है। जैसे मान लिया एटमोस्फेयर को हम लोग मान लेते हैं 100%, तो एटमोस्फेयर एक्चुअली में है क्या? एटमोस्फेयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एटमोस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का है। तो उसमें नाइट्रोजन का जो मिकदार है, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो है 78%, ठीक है। सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है ये नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में, सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि 100 में से 78 तो यही ले ले रहा है ना, 78% हाईएस्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। अब ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है एटमोस्फेयर में? तो है वो है 20.9, ठीक है, 20.9% है एटमोस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन लेयर इज फाउंड इन द। अब बोल रहा है ओजोन लेयर एक लेयर है एटमोस्फेयर में, ठीक है, वो किस के अंदर आता है, मतलब उसको कहां देखा जाता है, वो कहां पर फाउंड है? तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द टू मोस्ट एबंडेंट गैसेस इन एटमोस्फेयर आर। दो सबसे ज्यादा जो जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, एबंडेंट मतलब जिसका क्वांटिटी एटमोस्फेयर में या कहीं पे भी सबसे ज्यादा हो। एबंडेंट यानी जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो। तो जो दो गैस जिसका एटमोस्फेयर में क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो है, जैसे कि मैंने बताया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कितना है? 78, ऑक्सीजन का कितना है? 20.9। तो आप अगर आप इसको काउंट करोगे तो 99 तो यहीं पर हो जाते हैं, है ना। कितना हो गया? 78, 99, लगभग 99 हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द। रेडियो वेव्स किस लेयर में रिफ्लेक्ट करता है? तो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करता है आयोनोस्फेयर में। आयोनोस्फेयर में रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अबाउट 34% ऑफ इंसुलेशन रिटर्न टू स्पेस इज नोन एज। बोल रहा है 34% इंसुलेशन। जैसे कि मान लीजिए सूरज है ये, ठीक है, सन, ये सन है मान लीजिए। अब सन से ये मान लीजिए ये सन है, ठीक है। अब सन से जितना भी रेज आ रहा है जमीन पर, ठीक है, अब जितना भी सन रेज आ रहा है वो सारा का सारा तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गया, उसमें क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, है ना। सब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो 34% इंसुलेशन जिसको अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है और वापस वो स्पेस में चला जाता है, उसको बोलते हैं अर्थ्स अल्बेडो। क्या कहा जाता है? अर्थ्स अल्बेडो। जो अर्थ सरफेस को हीट करता ही नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, स्पेस में वापस चला जाता है। ये जितना जो सन रेज जो आता है ये स्पेस में रिटर्न चला जाता है, वापस चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इज। अब देखिए लैप्स रेट क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन हम लोग कितना हाइट पे जाते हैं कि कितना हम लोग का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं कि पर 1000 मीटर, पर 1000 मीटर मतलब पर 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर बोले या 1 किलोमीटर बोले, हर 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी अगर हम लोग 1000 मीटर या यूं कह ले कि हर 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस हमारा कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी ठंड बढ़ेगा।
इसी को हमारा बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो आंसर होगा 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैंडर्ड सी लेवल एयर प्रेशर इज। स्टैंडर्ड सी लेवल एयर प्रेशर होता कितना है, तो वो होता है 1013.2 MB। MB मतलब मिली बार, ठीक है। तो 1013.2 मिली बार जो है वो स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर है। अगर इससे कम होता है तो हम लोग कहते हैं प्रेशर लो है, अगर इससे ज्यादा है तो हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 18, एन इमेजिनरी लाइन ऑन मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस विथ सेम एयर प्रेशर इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करता है किसको, सेम एयर प्रेशर वाला एरिया को। यानी एक इमेजिनरी लाइन है, इस तरह का कुछ लाइन है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का कुछ लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करता है, सेम एयर प्रेशर वाला एरिया को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोबार। अगर बात होगा एयर प्रेशर का तो आइसोबार, अगर बात होगा रेनफॉल का, इक्वल सेम रेनफॉल एरिया का, तो बात करेंगे आइसोहाइट का। अगर बात होगा सेम टेम्परेचर का तो हम लोग बात करेंगे आइसोथर्म, ठीक है। यहां बोल रहा था सेम एयर प्रेशर तो होता है आइसोबार। आइसोबार मतलब आइसोबार एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करता है सेम एयर प्रेशर वाला एरिया। मतलब मान लीजिए इंडिया के मैप में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ ऐसा जगह है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई जगह हो गया, ये कोई ऐसा जगह हो गया, और यहां पर सेम एयर प्रेशर है। यहां इन सब जगह का एयर प्रेशर क्या है, सेम है। तो ये क्या करेगा, इन सब एरिया को ये ज्वाइन करेगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल रीजन इज कॉल्ड। इक्वेटोरियल रीजन में जो लो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोल्ड्रम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उसी को बोलते हैं डोल्ड्रम, जो कि 0 डिग्री पर होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोजली लोकेटेड आइसोबार्स डिनोट। बोल रहा है ऐसे आइसोबार जो बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। मान लीजिए इधर एक आइसोबार हो गया, फिर इधर एक आइसोबार, फिर यहां पर एक आइसोबार। तो इतना जो करीब करीब आइसोबार हम लोग लोकेट करते हैं वो क्या हमको शो करता है, वो हमको दिखा क्या रहा है, तो वो दिखाता है हाई प्रेशर। अगर आइसोबार बहुत करीब करीब में अगर बना हुआ है, ठीक है, लाइन बहुत ही ज्यादा करीब करीब में अगर ड्रॉ की हुई है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वहां पर है हाई प्रेशर। और अगर बहुत ज्यादा दूर दूर में आइसोबार का लाइन खींचा हुआ है, लाइन लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो हम लोग समझेंगे लो प्रेशर। अगर थोड़ा सा करीब में है, बहुत ज्यादा दूर में नहीं है, मतलब थोड़ा सा का अलग फर्क में, तो हम लोग उसको मीडियम प्रेशर मानते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टर्लीज आर। वेस्टर्लीज है क्या, देखिए वेस्टर्लीज है प्लैनेटरी विंड। अब प्लैनेटरी विंड किसको बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड इसको बोलते हैं जो साल भर एक ही डायरेक्शन में चलता हो, ठीक है। वो ना पीरियोडिक विंड हो ना लोकल विंड हो। पीरियोडिक विंड और लोकल विंड कुछ और होता है। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही थी वेस्टर्लीज की, तो वेस्टर्लीज को प्लैनेटरी विंड कहा जाता है, और वेस्टर्लीज को एंटी ट्रेड विंड भी कहा जाता है। वेस्टर्लीज को एंटी ट्रेड विंड भी कहा जाता है, एंटी ट्रेड विंड, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा वेस्टर्लीज को और किस नाम से जाना जाता है, एंटी ट्रेड विंड। और एक होता है ईस्टर्लीज जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड। तो खैर वो पढ़ के रखिएगा, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेड विंड्स ब्लो इन। बोल रहा है ट्रेड विंड जो है वो कहां पर ब्लो करता है, तो देखिए ट्रेड विंड ब्लो करता है ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। ट्रेड विंड कहां से कहां ब्लो करता है, देखिए ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री जिसको हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आ गया 30 to 35 वाला, 30 to 35 नॉर्थ एंड साउथ है ना, नॉर्थ में है तो वही चीज साउथ में भी रहेगा। खैर तो यहां पर आ गया 30, यहां पर भी है 30 to 35। मैं समझाने के लिए एक बार और लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 to 35 नॉर्थ, और ये हो गया 30 to 35 साउथ। अब ट्रेंड विंड ब्लो करता है, हम लोग जानते हैं कोई भी विंड कहां से कहां ब्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है, तो वो ब्लो करता है ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि ट्रेड विंड जो है वो स्टार्ट होता है यहां से लो हाई प्रेशर से, ठीक है। यहां पर से ये हो गया ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या हो गया 30 to 35 वाला जो है ये तो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये जो 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे बीच वाला, तो ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। और एयर जो ब्लो करता है वो ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये इस तरह से ब्लो करेगी, देखिए इस तरह से, क्योंकि इसको ईस्टर्लीज भी कहा जाता है, ईस्टर्लीज, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्लो करेगी।
क्वेश्चन नंबर 23, मॉनसून्स आर, मॉनसून क्या होते हैं? पीरियोडिक विंड, सडन विंड, लोकल विंड। मॉनसून जो है वो है पीरियोडिक विंड, और दो और पीरियोडिक विंड होते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, सडन विंड जो कि अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि साइक्लोन हो गया। लोकल विंड जो एक जगह पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विंड डिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू, विंड किसके अनुसार डिफ्लेक्ट करता है? तो विंड डिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 25, टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म मेनली ड्यूरिंग, टेम्परेट साइक्लोन किस वक्त ज्यादा बनता है? ठीक है, मेनली ड्यूरिंग, किस वक्त में सबसे ज्यादा बनता है टेम्परेट साइक्लोन? तो टेम्परेट साइक्लोन सबसे ज्यादा बनता है विंटर में, विंटर के टाइम में टेम्परेट साइक्लोन सबसे ज्यादा बनता है। 26, क्वेश्चन नंबर 26, द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड। देखिए, एयर में, हवा के अंदर जितना भी वाटर वेपर होता है उसको क्या कहा जाता है? द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड, एयर में जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 27, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज, ह्यूमिडिटी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो मैंने पहले बताया हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 28, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, विंड स्पीड को किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो देखिए, विंड स्पीड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 29, स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक किस चीज का कॉम्बिनेशन है? स्मोक एंड वाटर, स्मोक एंड फॉग, वाटर वेपर एंड फॉग। तो स्मोक कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फॉग का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जो कि आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज नोन एज नेचुरल सन स्क्रीन। ठीक है, ओजोन लेयर देखिए क्या होता है। ओजोन लेयर एक टाइप का लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ये। ठीक है, ये एक टाइप का लेयर है जो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, उनसे हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ओजोन लेयर हम लोगों को उससे प्रोटेक्ट करता है। तो क्या उसको नेचुरल सन स्क्रीन कहा जाता है? ठीक है, ओजोन लेयर इज नोन एज नेचुरल सन स्क्रीन, तो होगा ट्रू। यस, वो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो एक टाइप का क्या है, नेचुरल सन स्क्रीन है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, इन मेडिटेरेनियन रीजन्स रेनफॉल जनरली ऑकर्स इन समर। बोल रहा है मेडिटेरेनियन रीजन में क्या बारिश समर के वक्त में होती है? तो आंसर होगा फॉल्स। नहीं, देखिए, मेडिटेरेनियन रीजन में ना बारिश जनरली होती है विंटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ 14 बैरोमीटर। देखिए, बोल रहा है कि एयर प्रेशर को क्या 14 बैरोमीटर से मेजर किया जाता है? तो आंसर होगा फॉल्स। देखिए, 14 बैरोमीटर और सिर्फ बैरोमीटर में फर्क होता है। 14 बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। ठीक है, लेकिन जो एयर प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किया जाता है बैरोमीटर से, सिर्फ बैरोमीटर। ठीक है, 14 बैरोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज ऑफ सीजन्स आर ऑब्जर्व्ड इन इक्वेटोरियल रीजन। बोल रहा है क्या चेंज ऑफ सीजन इक्वेटोरियल रीजन में देखा जाता है? तो नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर। क्यों? देखिए, मैं आपको समझाता हूं। हम जानते हैं ना कि इक्वेटोरियल रीजन में साल भर सनरेज जो है वो वर्टिकल पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पर जो सीजन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, बल्कि मिनिमम होगा, कम से कम होगा। इसीलिए वहां पर ज्यादा चेंज ऑफ सीजन देखने को नहीं मिलता है, यानी दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा का फर्क हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के जगह में, उसी के ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें हॉट डेजर्टिक क्लाइमेट में, तो वहां पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। मतलब दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा का हमको देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चेंज ऑफ सीजन हमको हॉट डेजर्टिक क्लाइमेटिक रीजन में देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर। क्या विंड वेलोसिटी को एनीमोमीटर से नापा जाता है? तो यस, ट्रू। विंड वेलोसिटी को, जो हवा की जो स्पीड है, उसको किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्ट्रल इज अ वार्म लोकल विंड विच ब्लोज ओवर रोन वैली इन फ्रांस। बोल रहा है कि जो एक वार्म लोकल विंड है
फ्रांस में, क्या उसे मिस्ट्रल कहा जाता है? तो देखिए मिस्ट्रल जो है ना, जो कि फ्रांस में चलता है, फ्रांस में ब्लो करता है, रोन वैली इन फ्रांस में, तो मिस्ट्रल जो है वो वार्म लोकल विंड नहीं है, वो कोल्ड लोकल विंड है। क्या है? कोल्ड लोकल विंड। तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो आंसर होगा फॉल्स। देखिए ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, जबकि बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक भी 1 मार्क करके रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ शॉर्ट आंसर ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ, एक रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ है ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह का अगर हम एक रेनफॉल टेम्परेचर ग्राफ अगर हम लोग लेते हैं, इफ द टेम्परेचर कर्व बिकम्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर देन द स्टेशन लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। जैसे कि मान लीजिए एक टेम्परेचर और एक रेनफॉल का एक डायग्राम है, ठीक है, ग्राफ है। अगर बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर साल के बीच में, ठीक है, बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस इफ द टेम्परेचर कर्व बिकम्स डाउनवर्ड, अगर ये तो टेम्परेचर शो करता है ना, ये टेम्परेचर शो कर रहा है, बोला अगर ये टेम्परेचर कर्व ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर यानी साल के बीच में अगर वो डाउनवर्ड रहता है यानी सबसे कम रहता है, देन द स्टेशन लाइज इन विच हेमिस्फीयर, तो वो किस हेमिस्फीयर में आएगा? तो वो आएगा सॉदर्न हेमिस्फीयर में, सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कर्व यानी ये जो टेम्परेचर का ये जो लाइन है अगर साल के बीच में अगर डाउनवर्ड दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, तो जो स्टेशन होगा वो सॉदर्न हेमिस्फीयर में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एयर कंडीशनर्स एमिट डैश गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। बोल रहा है एयर कंडीशन जो होते हैं एसी, ठीक है, वो किस टाइप का गैस को रिलीज करते हैं? तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड। बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ साथ। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये हाइट है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई हिल है या कोई माउंटेन है, जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर हमारा क्या होता है? फॉल होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाते हैं, यानी अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, पहाड़ की तरफ ऊपर जाएंगे, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा क्या होता है? घट जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट के ऊपर बढ़ते हैं ना, टेम्परेचर कम नहीं होता है बल्कि उल्टा ज्यादा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जनरली हम लोग यही जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज बदल जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर भी हमारा उससे उसी बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं हमारा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फोर्सेस डैश विंड टू ब्लो ओवर इंडिया। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो किस विंड को ब्लो करता है इंडिया में? तो वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम किस हवा को फोर्स करता है इंडिया में चलने के लिए? तो वो फोर्स करता है मॉनसून विंड को, जो एक तरह का पेरियोडिक विंड है, ठीक है। पेरियोडिक विंड ही तो है मॉनसून, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फोर्सेस मॉनसून विंड टू ब्लो ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, विथ द इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर ग्रेडियंट विंड वेलोसिटी। बोल रहा है एयर प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए एयर प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? मान लीजिए ये कोई विंड जा रही है, ठीक है, ये कोई विंड है, ये कोई हवा चल रही है। अब यहां पर हवा का डायरेक्शन, हवा का जो स्पीड है वो कुछ और है, यहां से यहां तक हवा का स्पीड कुछ और है, फिर यहां से यहां का हवा का स्पीड कुछ और है। यहां पे ये चेंज हो जा रहा है, यहां पर चेंज हो जा रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का हवा का स्पीड कुछ और ही है। फिर यहां से हवा का स्पीड यहां तक में चेंज हो जा रहा है। ये देख रहे हैं हर पॉइंट पे यहां से यहां का हवा का जो स्पीड है वो अलग है। मान लीजिए यहाँ पे 100 का स्पीड में चल रहा, तो यहाँ पे 110, यहाँ पे 120, या कुछ भी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। यहां बोल रहा है विद द इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर ग्रेडियंट विंड वेलोसिटी। बोल रहा है एयर प्रेशर ग्रेडियंट का इंक्रीज होने की वजह से, यानी प्रेशर ग्रेडियंट अगर इंक्रीज होगा यानी अगर बढ़ेगा तो विंड वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा ना घटेगा? तो विंड वेलोसिटी भी बढ़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट का बढ़ने से विंड वेलोसिटी भी बढ़ता है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6, द लोवेस्ट मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का जो सबसे लोवेस्ट मोस्ट लेयर यानी सबसे निचला लेयर को क्या बोलते हैं? तो सबसे निचला लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर ये सबसे निचला लेयर है और यहीं पर ह्यूमन बीइंग भी बसता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांजिशनल बाउंड्री जोन बिटवीन द मेसोस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इसी को थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का बीच में एक ट्रांजिशनल बाउंड्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये मेसोस्फेयर है नीचे में, ठीक है, ये मेसोस्फेयर है और ये ऊपर में है थर्मोस्फेयर जिसको आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ओके, यहां पे एक ट्रांजिशनल जोन पाया जा रहा है, ट्रांजिशनल बाउंड्री पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेसोपाउस। क्या बोलते हैं? मेसोपाउस। ओके, इसी यहां पर मान लीजिए ये जैसे कि मेसोस्फेयर है, ठीक है, अब ये ट्रांजिशनल बाउंड्री है मेसोपाउस और इसके ऊपर होता है आयोनोस्फेयर जिसको हम लोग थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस, एक एग्जांपल देना है तो CO2 आप कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हो, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ जनरल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज नोन एज, बोल रहा है अर्थ का टेम्परेचर जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, अर्थ का जनरल टेम्परेचर, अर्थ पे जो गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है कि द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लू इज अ डैश विंड, लू क्या है? लू एक लोकल विंड है, ठीक है, लू क्या है? एक तरह का लोकल विंड है जो कहाँ चलता है इंडिया में, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में लू के नाम से ये जाना जाता है, दूसरे इलाकों में कुछ और नाम से जाना जाता है। ओके, तो लू इज अ लोकल विंड। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर? देखिए, एक सैचुरेटेड एयर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो होता है 100%, ठीक है, 100 होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, तो आप लिखोगे 100%। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर जेट प्लेन फ्लाइज, बोल रहा है एटमोस्फेयर का किस लेयर में, एटमोस्फेयर का किस लेयर में जेट प्लेन यानी जो एरोप्लेन होते हैं वो फ्लाई करते हैं। यानी देखो, अब देखिए जेट प्लेन को कौन फ्लाई करते हैं? पायलट, ठीक है। अब पायलट एटमॉस्फेयर का किस लेयर में सबसे ज्यादा प्रीफर करता है, सबसे ज्यादा पसंद करता है कि हाँ एरोप्लेन को हम इसी लेयर में फ्लाई करेंगे, तो वो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, जितना भी तरह का डिस्टर्बेंस वाला हवा होता है उससे पूरी तरह से अलग वो क्या बोलते हैं, फ्री होता है, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्टर्बेंस विंड, और वो साइक्लोन से भी फ्री होता है, फिर वो जेट प्लेन से भी, जेट प्लेन कह रहा हूँ, जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, जेट स्ट्रीम आपने पढ़ा होगा, उससे भी वो फ्री रहता है वो लेयर। इस लेयर में इस तरह का कोई भी हवा है ही नहीं है जो एरोप्लेन को डिस्टर्ब करे किसी तरह से, ठीक है। इसीलिए पायलट ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो एरोप्लेन को या यूं कह ले कि जेट प्लेन को वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करना ज्यादा वो क्या बोलते हैं, प्रीफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज फाउंड इन टेम्परेट जोन? टेम्परेट जोन में किस तरह की बारिश होती है? तो टेम्परेट जोन में कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा है, आप सारी वीडियो जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इन द एटमोस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस ओजोन होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड? बोल रहा है ओजोन होल को पहली बार, जो एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, उसको सबसे पहले कहां पर डिस्कवर किया गया था? तो सबसे पहले उसको डिस्कवर किया गया था अंटार्कटिका में। ओके, व्हाट इज रेडिएशन? देखिए रेडिएशन क्या होता है, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, अब इससे जितना भी रेज आएगा अर्थ सरफेस पर, ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, ये जमीन है, अब जितना भी इससे सन रेज आएगा, अब सन रेज आकर सारा तो अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, अगर सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर किस तरह से गर्म होता है, इसका एक पार्ट है रेडिएशन। अब देखिए एटमॉस्फेयर रेडिएशन के जरिए गर्म कैसे होता है, रेडिएशन बोलते किसको है इसको आप समझिए। सन आया, अब यहां पर सन रेज पड़ा अर्थ पर, ठीक है, अब ये क्या होगा, वापस से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होने का बाद अब देखिए यहां पर ये जो हवा है, यहां पर गर्म हवा आई ना, सन से क्या आया, गर्म हवा आया,
अब गर्म हवा जो है होता है क्या होता है, हल्का होता है। अब गर्म हवा हल्का होने की वजह से क्या होगा, ये अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाकर क्या करेगा, यही गर्म हवा ऊपर के एरिया को क्या करेगा, गर्म करेगा। और ऊपर का जो ठंडा हवा है ऊपर में, तो ऊपर का ठंडा हवा क्या होता है, भारी होता है, वो फिर से नीचे की तरफ आएगा और वो फिर से गर्म होकर, अब देखिए हवा गर्म कैसे हो रहा है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं हवा गर्म कैसे हो रहा है। ये जमीन तो गर्म है ना। अगर मान लीजिए आप आग के पास अगर बैठे हुए हो तो जाहिर सा बात है आग का गर्मी आपके पास आएगा, तो आपको तो फिर गर्मी लगने लगेगी आग की तरफ अगर आप बैठोगे। ठीक उसी तरह से यहां पर इसका जैसे जमीन से करीब जितना भी हवाएं रहेगा, तो जमीन चूंकि गर्म है तो उससे उसके करीब वाले हवाएं भी तो उससे गर्म होगी ना। ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। अब जमीन गर्म है, अब यहां पर जो उससे नजदीक जो हवाएं रहेंगी वो भी तो गर्म होगी। तो अगर गर्म होगी तो यही गर्म हवा हल्का होकर ऊपर उठेगा और ऊपर का जो ठंडा हवा है वो नीचे आएगा। तो इसी तरह से ये एटमॉस्फेयर को गर्म करता रहता है, ठीक है, जब तक सन रेज रहता है, उसी को बोलते हैं हमारा रेडिएशन। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर एटमॉस्फेयर का शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस किया है। इसके बाद वाली वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो टेक केयर एंड गुड बाय।